हेलो एवरीवन, प्रियंका दिस साइड। आज हम बात करेंगे जीएस पेपर 2 में स्पेशली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है आपके जीएस पेपर 2 का, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं जीएस पेपर 2 में, दैट इज पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पीएनसी। सो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के आंसर्स में क्या क्या की इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको रखने ही रखने हैं, ताकि जब आंसर आपका एग्जामिनर के पास जाए तो एग्जामिनर को आपका आंसर जो है वो जायकेदार लगे। आप मेरी बात समझ रहे? एक हो गया कि आपने सब्जी जैसे तैसे बना के डाल दी, बट एक आपने सब्जी बनाने में उतना ही टाइम लगाया, बट आपको पता है कि इस सब्जी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कितने जाएंगे, कितनी कमेटी की रिकमेंडेशंस मेरे को फिल करनी है, सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट को डालना है कि नहीं डालना है, आर्टिकल्स डालने हैं कि नहीं डालने हैं, स्वाद अनुसार नमक भी होना चाहिए और स्वाद अनुसार डेटा भी होना चाहिए। तो जब हम इस अप्रोच के साथ एक सब्जी बनाते हैं और जब हम इस अप्रोच के साथ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर लिखते, क्वेश्चंस को डील करेंगे, देन आपका जो आंसर है वो आपके एग्जामिनर को जायकेदार लगेगा एंड अकॉर्डिंगली वो आपकी मेहनत के अकॉर्डिंगली आपको रिवार्ड भी देगा। दैट रिवार्ड विल बी योर मार्क्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द की इंग्रेडिएंट्स जो आपके आंसर में पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए। इस पर मैं बहुत इम्फोसाइज कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं है, देखिए एक प्लेन आंसर लिख के आ गए कि हाँ स्टोरी बना दी, कुछ भी लिख दिया, दैट इज़ फाइन, बट एक जो आंसर होती है जिसको देख के लगता है कि दिस पर्सन इज़ वेल रेड, दिस पर्सन नोज कि किस चीज़ को कितना मुझे प्रेजेंट करना है, किस चीज़ को कितना मुझे वैल्यू देनी है, ऐसी हवाई बातें नहीं कर रहा है, अपनी आर्गुमेंट्स को भी किसी वैलिडेट कर रहा है, यानी इसकी सोच के पीछे भी कोई सोच है, और वो सोच कैसी है, वो सोच स्टैट्यूटरी है, वो सोच कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकती है, वो सोच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बेसिस पे हो सकती है, वो सोच जो है कहाँ से डिराइव हो सकती है, किसी कमीशन के रिकमेंडेशन से डिराइव हो सकती है। सो अगेन ये वीडियो किन किन के लिए रिलेवेंट है? टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर राइटिंग 2025 मेंस। आपको बोला है कि आपका जीएस पेपर 2 के सारे कंटेंट हम डिस्कस करेंगे एंड दिस इज़ द बिगनिंग। आपको परसों एक ब्रॉड पिक्चर दिया था कि किसी भी पेपर में आंसर आपको एग्जैक्टली लिखना कैसे है। आज आपको बता रही हूँ कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को डील कैसे करना है, एंड इसके बाद हम आज से ही आपको कंटेंट देना प्रोवाइड कर देंगे। Again, so all aspirants writing 2025 means this video is going to worth of your time. नहीं लगे unsubscribe कर दीजिएगा, नहीं लगे comment box is always open for your remarks, but trust me, with utmost confidence and sincerity and sense of responsibility, I am translating my knowledge to you, and if you incorporate what I am telling from this side, आपको जो कहा जा रहा है आप उस पर अगर रिलाई करते हैं, it will be worth of your time, and I'm damn confident that you will come back to this video and write that it helped. So to all aspirants writing 2025 means, what for 2026 aspirants, वैसे aspirants जो 2026 को आई कर रहे हैं, देखिए इसके बाद just we'll have a discussion about 2026 people. It's all आपका सिलेक्शन होना एंड नहीं होना, इट्स ऑल डिपेंडेंट मोस्टली ऑन द योर मेंस मार्क्स, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जहाँ पे आप अपनी आंसर राइटिंग को बिल्ड कर सकते हैं, शार्पेन कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, लोग 30-30 हज़ार रुपये पैसे दे करके और मार्केट में घूम रहे हैं, उनको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली करना क्या है, एंड हम आपको यहाँ से वो चीज़ दे रहे हैं। सो आप टेस्ट कीजिए, इस जो भी आपको यहाँ दिया जा रहा है आप उसको टेस्ट कीजिए। अगर नहीं लगता है कि इट इज़ वर्थ इट है, देन कम एंड वोमिट ऑल योर टॉक्सिसिटी इन द ऑल योर रिजेंटमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड अगर सही लगता है देन स्टिक टू इट। फिर आपको 500 जगह जा कर के मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है। सो 2025 मीन्स ठीक है, 2026 पीपल ठीक है। सो
इस दिस टोन पे, विद दिस कॉन्फिडेंस, लेट्स स्टार्ट आवर discussion. So we are discussing what are the key ingredients of polity and constitution. हम बिल्कुल आज सहारा लेंगे जो सबसे ज़्यादा आप फियर करते हैं कि यस देयर शुड बी फ्लो चार्ट. विल स्टार्ट विद फ्लो चार्ट. सो besides arguments, besides everything, there are four things जो कि आपके आंसर में होने ही होने चाहिए. आप कोई भी आर्गुमेंट बेस कर रहे हैं, आपको क्या पता है, बट आप अपने इमेजिनेशन से आर्गुमेंट क्रिएट नहीं कर सकते. आप अपने इमेजिनेशन से सजेशन भी नहीं दे सकते. व्हाट डू यू नो, व्हाट आई नो, नथिंग. So I will teach on the basis of the recommendations of the committees, commissions, Supreme Court judgments, what Constitution says, what our founding fathers envisaged and that is documented in the form of कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स. तो इन सब चीज़ों पे जब हम अपने आर्गुमेंट्स को बेस करते हैं एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, व्हाइल राइटिंग योर आंसर अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और वैलिडेटेड होता है. सो व्हाट आर द की इंग्रेडिएंट्स ऑफ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, देयर अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कुछ की इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे वो आर्टिकल्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल है तो देयर हैज़ टू बी आर्टिकल का मेंशन होना ही होना चाहिए. वी विल एलाबोरेट ओवर दिस. सेकेंड थिंग, व्हाट यू वांट, व्हाट यू नीड टू हैव. सेकेंड थिंग इज डेटा. व्हाई डेटा? बिकॉज अगर इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेशली ट्रेंड वाले जो क्वेश्चन होते हैं, किसी भी तरह की ट्रेंड एनालिसिस की जब वो बात करते हैं, तो आप क्वेश्चन का डिमांड है कि रिसेंट ट्रेंड देखा गया है, तो आपको क्वेश्चन के लाइन में चलना है. यानी आपको भी बताना है कि हाँ रिसेंट ट्रेंड ऐसा है, लेकिन किस बेसिस पे आप अपनी बात को रखेंगे. इमेजिनेशन में तो नहीं रखेंगे. आपकी बात को बैकअप करने के लिए देयर हैज़ टू बी डेटा. तो ट्रेंड वाले क्वेश्चन में देयर हैज़ टू बी डेटा. हम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं. आर्टिकल्स स्पेशली जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी से सवाल है, बॉडीज से सवाल है, या फिर की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो गया, आपके इंटरस्टेट काउंसिल हो गई, 352, 356, 360, इस तरह की जब चीज़ों पे आपसे बात हो रही है, देन यू हैव टू राइट आर्टिकल्स. सेकेंड, थर्डली देयर हैव टू हैव बिसाइड्स आर्टिकल्स एंड डेटा, आपके आंसर में कमिटी एंड कमीशन के रिकमेंडेशंस होने ही चाहिए. तीसरी चीज़ जो आपके आंसर में होनी चाहिए, कमिटी एंड कमीशन के रिकमेंडेशंस होने ही चाहिए. और ये कहाँ पे हैंडी होते हैं, ये कहाँ पे आते हैं? देखिए, जब आप बात करते हैं, जब आप सॉल्यूशन देते हैं, या फिर आप ये साइड, अगर क्वेश्चन का टोन थोड़ा क्रिटिकल है किसी इशू को लेकर के, आपको पता है कि रिसेंट लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट ने ये बात कही है, तो आप क्वेश्चन के लाइन में क्वेश्चन के साथ एग्री करते हुए आप क्या कह सकते हैं कि यस, रिसेंट लॉ कमीशन रिपोर्ट हैज़ ऑल्सो साइडेड दिस एंड दिस. एग्जामिनर वहीं से आपसे प्लीज हो जाएगा कि दिस स्टूडेंट हैज़ क्रैक्ड द नैक ऑफ दिस आंसर. सो कमिटी एंड कमीशन के रिकमेंडेशंस भी यू नीड टू हैव. कितना लिखना है, कैसे लिखना है, दिस इज, ये हम अभी डिस्कस करेंगे. एंड फोर्थ थिंग दैट यू नीड टू हैव इन योर आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस एंड जजमेंट्स. सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस एंड जजमेंट, ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिसमें आप जीएस पेपर 2 में पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी आंसर लिख रहे हैं, जो भी आर्गुमेंट दे रहे हैं, इन 4 पिलर्स पे ही आपका आंसर बेस्ड होना चाहिए. ऑफ कोर्स 5वां पिलर आप इजाद कर सकते हैं, राइट, बट ये 4 चीज़ें आपके आंसर में होने चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस एंड जजमेंट, राइट, ये इसको आप जजमेंट्स की जहाँ बात है, कोर्ट ने अगर कोई ऑब्जर्वेशन किया है,
फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे डिस्कशन चल रहा है, वहाँ पे कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्व किया है, बात कही है, तो यू कैन साइट कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को आप साइट कर सकते हैं कि रिसेंट, और आप अगर किसी क्वेश्चन के लाइन में भी आर्ग्यू कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन के एंटीथेटिकल आर्ग्यू कर रहे हैं, अपनी बात को वैलिडेट करने के लिए आप कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को साइट कर सकते हैं कि यस, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस, सो कोर्ट ने भी ऐसा ऐसा ऑब्जर्व कहा है। सेकेंडली, कोर्ट के अगर फाइनल जजमेंट्स होते हैं उनको भी आप कोट कर सकते हैं कि सपोज रिसेंटली अगर जैसे केशवानंदा भारती का वी हैव 50+ ईयर्स हुए हैं, राइट। सो अगर आपसे सवाल आता है तो आप कोट कर सकते हैं कि केशवानंदा भारती एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में रिसेंट में कोर्ट ने क्या कहा है। अगर फेडरलिज्म पे अगर कोई सवाल आता है तो आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नर के अभी जो बिल रिजर्व करने की पावर्स है उस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम लिमिट फिक्स कर दिया है, और इस तरह अगर गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर से सवाल आता है तो आप वहाँ पे उस कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को कि ऐसा करते हुए कोर्ट ने क्यों कहा, देयर हैज़ टू बी सर्टेन रीजनिंग बिहाइंड एक्शन ऑफ द कोर्ट, तो उस रीजनिंग को आप साइट कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू राइटिंग डिस्क्रिशनरी पावर। अगेन, आपको कंटेक्चुअलाइज करने आना चाहिए अपनी बात को, और ये सब चीज़ कैसे आएगी, ये चारों चीज़ें कैसे होंगी, ये चारों चीज़ें होंगी प्रैक्टिस से। कहाँ पे कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को किस तरह से फिट करना है ताकि आपकी बात वैलिडेट हो जाए। देखिए, इवेंचुअली हम वहाँ पे, हमारी कोई हस्ती नहीं है, हमें बस हम जो सोच रहे हैं एग्जामिनर को ये दिखाना है कि देखिए सर, देखिए मैडम, मैं जो सोच रहा हूँ या रही हूँ, ये मेरी सोच जो है कोर्ट के फलाने जजमेंट से भी अलाइन होती है। मैं ये जो बात कह रहा हूँ, मैं ये जो प्रॉब्लम साइड कर रहा हूँ, मैं ये जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ये सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम फलानी कमेटी में भी रिकमेंड किया गया था, फलानी कमेटी ने भी हाईलाइट किया था, right? So these are the 4 pillars. Firstly, articles. There has to be articles in your answer. There should be data, especially in trends, especially highlighting trends. Committee and commission recommendations. आप प्रॉब्लम्स हाईलाइट करते वक्त भी उनको रिफ़र कर सकते हैं, सॉल्यूशन देते वक्त भी उनको रिफ़र कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कोई पॉजिटिव बात हाईलाइट की है कमेटी ने, उसको भी लिख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, अगेन आप रिसेंट कंटेक्स्ट में स्पेशली इसको यूज कर सकते हैं। एंड अगेन, टू वैलिडेट योर आर्ग्यूमेंट्स, आप जो कह रहे हैं वो हवाई फायरिंग नहीं है, वो किसी एक बहुत बड़ी संवैधानिक संस्था जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी कही हुई बात पे आपने अपनी आर्ग्यूमेंट बेस की है। इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। अब आते हैं एक एक करके, हम इनको थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। नाउ व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल्स, कोशिश करना है कि जहाँ कहीं भी आर्टिकल्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं, आपको करना ही है। जहाँ कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के क्वेश्चन में आर्टिकल्स इंक्लूड किया जा सकता है, डायरेक्टली अगर आस्क्ड है देन यू हैव टू यूज इट, अगर इनडायरेक्टली भी है और रेगुलर आर्टिकल्स है जो कि आपको पता होने चाहिए, आपको करना ही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, if there is a question on institution of attorney general of India, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से कोई भी सवाल आता है कि हाँ कितना रिलीवेंस रहा है, इश्यूज़ क्या है, क्रिटिसिज्म हो रही है, जो भी हो रही है, बट अगर आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरह से इस इंस्टीट्यूशन को एनविसेज किया है, इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। और अगर आपके आंसर में आर्टिकल 76 से अगर आप स्टार्ट कर देते हैं और फर्स्ट लाइन में ही आप एग्जामिनर को बता देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कैसे एनविजन किया गया था, उसके बाद जो भी क्वेश्चन का टोन है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, व्हाट आर द प्रोज कॉन्स, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती।
सिमिलरली व्हेन इट कम्स, अगर कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व है जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो वहाँ पे अगर आप डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात है, आप आर्टिकल 324 को इन्वॉल्व करते हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन को कैसे एनविसेज किया गया था टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेकिन अगर डायरेक्टली सीधे इंस्टीट्यूशन पे नहीं है, इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल है, इश्यूज पे सवाल है, स्टिल you have to include article 324 in your arguments. ये आर्ट डेवलप करनी है, बट आपको करना है, बिकॉज यहाँ से आपको आप अपने आर्ग्यूमेंट को, आप अपने आंसर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव भी दे रहे हैं। सिमिलरली इफ देयर इज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन, यू हैव टू इंक्लूड आर्टिकल 280। अगर इमरजेंसी पे कोई सवाल है, किसी भी टाइप ऑफ इमरजेंसी है, सो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू दैट इमरजेंसी, यानी 356 पे अगर प्रेसिडेंट रूल पे अगर सवाल है, यू हैव टू इंक्लूड आर्टिकल 356। अगर मनी बिल पे कोई सवाल आ रहा है, यू हैव टू इंक्लूड आर्टिकल 110। मैं थोड़ा सेंस शायद बन पा रहा होगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस है जिनका सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन है, कोशिश करिए कि डीपीएसपीज के रिलीवेंट आर्टिकल्स को हम थोड़ा सा वहाँ पे अगर ला दें, दैट विल फेच यू +1 मार्क्स, एंड दिस इज अ लॉट। सिर्फ जस्ट रिफरिंग टू द आर्टिकल, रिलेवेंट आर्टिकल। अगेन, अगर नहीं याद आ रहा है, अभी बहुत समय है फॉर द मेंस 2025 मेंस पीपल एंड ऑल्सो फॉर 2026 पीपल, बट डोंट फूल द एग्जामिनर। आपको पूरी कोशिश करनी, अपनी ऑथेंटिसिटी बनाकर रखनी है, बट एग्जामिनर को फूल नहीं करना है कि कोई भी आर्टिकल लिख दिया, क्योंकि वो बहुत पढ़े हुए लोग होते हैं, राइट, हमसे बहुत ज़्यादा। सो दिस इज द रिलीवेंस ऑफ आर्टिकल। ट्राई टू इंक्लूड, अगर इस तरह के क्वेश्चन है जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं, आपको एग्जैक्ट आर्टिकल वहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए, इंडिविजुअल 74 75 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर कोई भी सवाल आ रहा है, आपने 74 75 का मेंशन कर दिया, एग्जामिनर विल बी प्लीज्ड। आप अगर आपने कंटेंट शॉर्ट भी रखा है, बट आपने बिगिनिंग ही कर दी टू द पॉइंट एंड टू द पॉइंट कंक्लूड भी किया, एग्जामिनर आपको, अगर आपका वर्ड कंटेंट शॉर्ट भी है, स्टिल द एग्जामिनर विल गिव यू गुड मार्क्स, क्योंकि आपने स्टार्ट ही किया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस से। सो इन द मेन एग्जाम ट्राई टू बी प्रिसाइज, बिल्कुल प्रिसाइज रहना है। नहीं आ रहा है तो कोशिश करना है कि हम बरगलाए नहीं एग्जामिनर को, राइट। सो दिस इज द रिलेवेंस ऑफ आर्टिकल। नाउ कम टू रिलेवेंस ऑफ डेटा। व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ डेटा and why there has to be data in your answer, especially in the questions demanding analysis of trend. See there, जैसे ट्रेंड एनालिसिस में अगर आपसे सवाल आ जाता है कि पार्लियामेंट की जो प्रोडक्टिविटी है, पार्लियामेंट प्रोडक्टिविटी, अगर उसको उस पर आपका कुछ भी सवाल आ जाता है कि ये डिक्लाइन हो गया है, या फिर जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं उनके रिलेवेंस के डिक्लिनेशन पे बात आती है, या फिर ऑर्डिनेंस रूट इख्तियार करना इधर इन स्टेट्स और इन सेंटर, सो ऑर्डिनेंस पे कोई ट्रेंड आ जाता है, या फिर ऐसा सवाल आ जाए जहाँ पे टशल बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्पेशली इन स्टेट्स, इस तरह की बात हो जाती है, या फिर खैर ये तो कहीं और आएगा। तो इस तरह की जब बातें आ जाती हैं कि जहाँ पे आपको ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ रहा है कि पार्लियामेंट, आपसे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी हैज़ डिक्लाइंड, अगर ऐसा कहा जा रहा है तो क्योंकि क्वेश्चन का टोन ही है कि पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हुई है, तो आप इसके अगेंस्ट पहली बात की स्टैंड नहीं ले सकते। आपको इसी लाइन में आर्ग्यू करना है कि पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हुई है, लेकिन कैसे? आप कैसे बताएंगे कि हाँ पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हुई है? आपकी बात हवा में
फ्लोट नहीं होना चाहिए। आपकी बात जो है वो बिल्कुल फैक्ट्स पे, साउंड एनालिसिस पे बेस्ड होना चाहिए कि एग्जामिनर कंपेल्ड हो जाए आपकी बात सुनने को। आपको यहाँ पे इस तरह के जब क्वेश्चंस होते हैं, आपसे कहा जाए कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं उनका रिलेवेंस अब धीरे धीरे कम हो रहा है, उनको बाईपास किया जा रहा है। वो जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के पास बिल ही नहीं जा रही हैं, उनका रिलेवेंस डिक्लाइन हो रहा है। हाउ डू यू, अब तो क्वेश्चन ने कह दिया तो आपको इसी क्वेश्चन के लाइन में ही फॉल करना है। तो अगर लाइन में फॉल करना है या फिर आप एंटीथेटिकल स्टैंड भी लेना चाहते हैं तो यू हैव टू गिव अ डेटा कि अगर आप कहना चाहते हैं कि हाँ जी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की जो रिलेवेंस है वो डिक्लाइन हो रही है, कैसे डिक्लाइन हो रही है? पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में या फिर पिछले लोकसभा में कितनी बिल्स जो हैं वो पार्लियामेंट्री कमेटी को रिफ़र की गई थी, आपको बताना पड़ेगा। या फिर अगर कहते हैं कि नहीं जी पार्लियामेंट्री कमेटी इसकी रिलेवेंस बहुत स्ट्रांग हुई है, तो आपको बताना पड़ेगा कि पिछले लोकसभा में कितनी बिल्स पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के पास भेजी गई थी बिफोर पासिंग। डेटा जब इस तरह के ट्रेंड की बात होती है कि या फिर इस तरह सवाल अगर आता है कि रिसेंटली देखा गया इन द पास्ट फ्यू ईयर्स या कुछ डिकेड्स से कि ऑर्डिनेंस रूट इख्तियार किया जा रहा है लेजिस्लेचर के द्वारा टू अवॉइड द डिफिकल्ट रूट दैट इज पासिंग अ बिल इन द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, राइट। अब इस चीज़ को आप, क्वेश्चन ने दिया एक स्टेटमेंट और क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही यही है कि ऐसा हो रहा है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि क्वेश्चन के लाइन में एग्री करें। पहली बात तो आप एग्री भी करेंगे कि हाँ जी ऑर्डिनेंस का रूट तो इख्तियार किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, बट हाउ सो देयर हैज़ टू बी अ डेटा, स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए कि देखिए पिछले 10 साल में इतने बिल्स जो है वो इतने बिल्स जो है वो एक्ट बनाए गए जस्ट थ्रू द रूट ऑफ ऑर्डिनेंस, और कितनी बिल्स जो है वो पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट की गई हैं टू गेट पास्ड, या फिर उनका कितना रीप्रोमलगेशन हुआ है, ये स्टैट आपके पास होना चाहिए। अगेन जब मैंने आर्टिकल्स की बात कही थी तो जहाँ भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आती है आपको आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 213 ये दोनों इंक्लूड करना ही करना है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आर्टिकल 123 213 से डिफाइन करेंगे, इनडायरेक्ट है यानी इसका कोई एप्लीकेशन है, you have to try to include article 123 or 213 what was the vision of founding fathers to provide this extraordinary mechanism कि जब लेजिस्लेचर सेशन में ना हो देन एग्जीक्यूटिव के पास एक रूट होना चाहिए to accommodate the unforeseen situations, but ये vision आपको somehow you have to give either in your introduction, in your arguments, arguing for or against, right? अगेन अगर आता है कि रिसेंट ट्रेंड्स है कि गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में टसल बढ़ गया या फिर गवर्नर जो है बिल्स को लंबे समय तक रिजर्व करके रख रहे हैं, हाउ इट इज़ हम्परिंग द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, इस तरह की बात अगर आती है तो you have to have an example, you have to have a data कि जो that shows कि यस गवर्नर जो है अपने पास लंबे समय तक बिल्स को रिजर्व करके रख रहे हैं जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव दिस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, एक टाइम पीरियड प्रोवाइड नहीं किया गया है। सो दिस इज द रिलेवेंस ऑफ डेटा एंड व्हाई यू शुड हैव डेटा, क्योंकि आपको पहली बात जब भी इसी तरह का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए ट्राई टू फॉल इन लाइन विद द क्वेश्चन। फॉल इन लाइन विद क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के एंटीथेटिकल स्टैंड मत लीजिए कि नहीं सर आपने जो कहा वो तो गलत है, ऑर्डिनेंस का रूट तो लिया ही नहीं जा रहा है, राइट, या फिर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की रिलेवेंस तो इंक्रीज हो गई है। नहीं, फर्स्टली ट्राई टू फॉल इन द लाइन विद क्वेश्चन एंड सेकेंडली अपने आर्गूमेंट्स को अब बताइए कि हाँ जी रिसेंटली पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की रिलेवेंस डिक्लाइन हुई है क्योंकि लास्ट लोकसभा में सिर्फ इतने ही बिल्स थे, इतने बिल पास हुए हैं और उनमें से मात्र इतने बिल हैं जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को रिफ़र हुए थे। ख़त्म, यहीं पे। अगर आप क्वेश्चन के लाइन के अगेंस्ट भी स्टैंड लेना चाहते हैं देन यू हैव टू हैव वेरी साउंड आर्गूमेंट्स। आपके पास बहुत फैक्ट्स, बहुत एग्जाम्पल, बहुत डाटा होना चाहिए क्योंकि आपको हर आर्गूमेंट को वैलिडेट करना होगा।
So this is the relevance of data. I hope it is getting clear to you. Now comes to committee and commission report. देखिए कमिटी और कमीशन के रिपोर्ट की बात जब जो आती है वहाँ पे कमिटी, लेट मी राइट इट, कमिटी रिपोर्ट एंड यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं. देखिए कमिटी के रिपोर्ट की जब बात आती है, चाहे वो आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, सेकेंड ARC को इंक्लूड कर सकते हैं, लॉ कमीशन की कोई बात आई है उसको इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर कोई और कमेटी जो सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट की थी और उसने अपने रिकमेंडेशन दी है उसको आप रिफ़र कर सकते हैं. इसका रिलेवेंस क्या है? स्पेशली जब कोई आप बात कहते हैं कि जैसे गवर्नर की, जैसे अगर कहा जाए कि गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर वाज एनविसेज्ड टू एक्ट अ ब्रिज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नर की ऑफिस बनाई गई थी. लेकिन जो अभी गवर्नर की जो फंक्शन ऑफिस है, ऑफिस की फंक्शनिंग है बिल्कुल एंटीथेटिकल है विजन से. अब इस पे आपको अपना रिमार्क्स देना है, अपना कमेंट करना है, क्रिटिकल जो भी आपके डायरेक्टिव वर्ड्स हैं, तो आपको सॉल्यूशन तो देना होगा. आपको सॉल्यूशन देना होगा कि एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन. तो उस केस में आप जो है, जैसे आप बता सकते हैं कि व्हाट वाज द विजन विथ विच आवर फोर फादर्स, हमारे फोर फादर्स ने किस विजन के साथ ऑफिस ऑफ गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूट किया था. उसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट को रिफ़र कर सकते हैं. आप ARC को रिफ़र कर सकते हैं कि हाँ ARC ने क्या क्या लूप होल्स बताए थे गवर्नर के ऑफिस के फंक्शनिंग में, और साथ ही साथ ARC ने क्या सॉल्यूशंस दिए थे. इसके अलावा और भी कमिटीज़ हैं, जैसे कि सेंटर स्टेट रिलेशंस पे सरकारिया कमीशंस के रिकमेंडेशन है, पूंची कमीशन के रिकमेंडेशन है. तो ये जब आप साइट करते, देखिए आप अपने मन से नहीं कर सकते कि ना जी ना गवर्नर का जो ऑफिस है वो तो काम ही नहीं कर रहा है, इसको अबोलिश कर दीजिए. आप नहीं कह सकते. किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि गवर्नर का ऑफिस फंक्शन नहीं कर रहा? उसके लिए भी आपको स्टैट्यूटरी आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे, और सॉल्यूशन भी आपके अपने खुद के नहीं होने चाहिए, मेरे मन के नहीं होने चाहिए. व्हाट वी नो एल्स देन दिस कमिटी एंड कमीशन रिकमेंडेशन. कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा हमें आता क्या है, राइट? सो इसलिए कमिटी एंड कमीशन के रिकमेंडेशन ज़रूरी है. जब आप सिर्फ अपने मन का लिखते हैं कि हाँ ये कर लीजिए, वो कर दीजिए, वो लगता है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन लिख रहा है. लेकिन जब आप अपने सॉल्यूशन, अपने बायसनेस को हटा करके इस तरह के इंस्टीट्यूशनल्स आर्ग्यूमेंट देते हैं, देन लगता है कि नहीं, दिस पर्सन इज़ वेल रेड एंड नोज की व्हाट नीड्स टू रिटन, कितने इंग्रेडिएंट्स को किस प्रोपोर्शन में यूज़ करना है, दिस पर्सन नोज. सेम गोज फॉर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जुडिशियल रिव्यू पे बात आती है कि जुडिशियल रिव्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, आप अपने मन से क्या लिखेंगे? अपने मन से कुछ बातें ऑफ कोर्स 250 वर्ड में आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट यू हैव टू राइट ना कि जुडिशियल इन द इम्पोर्टेंस क्या है, कि जुडिशियल रिव्यू इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन कहा? अगेन आप यहाँ पे एल चंद्र कुमार केस को साइड करेंगे कि एल चंद्र कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिस जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस हैज़ टू बी देयर टू मेंटेन द सैंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे फाउंडिंग फादर्स ने किस विजन के साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को ये अथॉरिटी दी है टू हैव गवर्नेंस के अकॉर्डिंग वो लेजिस्लेट कर सकते हैं. बट वो जो भी लेजिस्लेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर्स ट्रांसलेट किए हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे, लेजिस्लेचर उसको कहीं ओवरराइड तो नहीं कर रही है, सरपास तो नहीं कर रही है, एग्जीक्यूटिव अपने दायरे के बियॉन्ड जा करके कोई एक्शन तो नहीं ले रहा. तो कॉन्स्टिट्यूशनल टच स्टोन पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के एक्शन को हमेशा जज करते रहना है, हमेशा तौलते रहना है, और इसलिए ज़रूरी है टू हैव जुडिशियल रिव्यू. तो आपको ये बातें कैसे आप कहेंगे? ये बातें आप कहेंगे जब आप साइट करेंगे, डिफरेंट कोर्ट के जजमेंट साइट करेंगे. जुडिशियल रिव्यू का अगर कोर्ट का डेफिनेशन आप डाल दें कि व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, से अच्छे वो कोई बात नहीं हो सकती है. सो दिस इज, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया. देयर हैज़ टू बी ए नंबर ऑफ एग्जांपल. फॉर एग्जांपल अगर
एनजैक केस जो है और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया तो दे गेव द रीज़न, राइट, कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है दैट इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस, और इसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, एंड इट फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर. सो जब भी आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात होती है, यू हैव टू राइट दैट इन जो भी वो केस था, एनजैक केस या फोर्थ जजेस केस, कि इन फोर्थ जजेस केस while declaring NJAC Act unconstitutional, the court said that that independence of judiciary is of paramount importance and it is one of the basic features of the constitution, so it cannot be taken down or compromised, right? So इस तरह की जब बातें इन चारों पिलर्स पे जब आप अपने आर्गुमेंट्स बेस करेंगे तो आपका जो आंसर है वो बहुत ही जायकेदार होगा और इवेंचुअली इट विल प्लीज द इवेल्युएटर एग्जामिनर, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे. सो ट्राई टू जो भी आपको बताया है अभी तक अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज के बेसिस पे बताया है, और आगे भी जो भी यहाँ से आप तक जाएगा दैट विल बी प्योर फ्रॉम हार्ट फॉर योर अपलिफ्टमेंट. कोशिश करिए कि बिना किसी डाउट के इसको फॉलो करें. आपको जो बताया गया उसको टेस्ट पे रखें. अगर आप जो भी यहाँ टेस्ट दे रहे हैं वहाँ पे आपके मार्क्स नहीं इम्प्रूव हो रहे हैं, देन अगेन द कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर योर क्रिटिकल रिमार्क्स. एक बात मैं बताना भूल गई और उसको बताना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है कि वो फलानी कमेटी ने रिकमेंड किया था ऐसा. देखिए मुश्किल से 10 कमेटी है और आप सरकारिया कमीशन, पूंजी कमीशन का अगर नाम ले करके और उसके बाद कुछ भी लिख देते हैं अपने मन की बात, तो मन की बात यहाँ काम नहीं करेगी. तो इस तरह से एग्जामिनर को बेवकूफ़ नहीं बनाना है. सिमिलरली वो लिख देंगे कि सुप्रीम कोर्ट इन फलाना जजमेंट सेड दिस. कम से कम आप ये तो चेक कर लीजिए कि वो जजमेंट आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है कि नहीं है. एग्जामिनर इज़ वेल रेड. सो इस तरह से हमें काम नहीं करना है कि हम एग्जामिनर को ही बेवकूफ़ बनाएं, राइट? एटलीस्ट कोर्ट ने क्या कहा है ये आपको नहीं याद है, बट एटलीस्ट जो आप केस को रिफ़र कर रहे हैं वो आपके सब्जेक्ट मैटर यानी क्वेश्चन में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड तो हो, उतना चल जाएगा. बट एकदम से आप एग्जामिनर को बेवकूफ़ समझ लीजिएगा कि जो आप केस लिख रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, और आप इस तरह से लिख देंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे. ओल्ड राजेंद्र में ना कटते हो वहाँ कटेंगे. सो दिस इज़ इट फॉर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. अगर इसको इस जो भी यहाँ पे बताया गया इस प्रोफाइल को अगर आप यूज़ करते हैं यू विल गेट गुड मार्क्स, एंड ये मेरी गारंटी है फ्रॉम हेयर. सो अब हम मिलेंगे इन आवर क्लास एंड टुडे वी विल डिस्कस आई थिंक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. हम आज स्टार्ट करेंगे. छोटा सा क्लास होगा, बहुत छोटा सा ब्रीफ सा. उसमें हर चीज़ आपको एक बिल्कुल आंसर के फॉर्मेट में 150 से 250 वर्ड में वो चीज़ कवर हो जाएगी. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, एंड अगेन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर 2025 मेंस पीपल एज वेल एज 2026 aspirants. Thank you very much.